मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। विद्यार्थियों, आज की शुरुआत मैंने कुछ अलग तरीके से की है आपके समक्ष। आज क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक शुरू किया जाएगा और ये जो शुरुआत मैंने किया है एक श्लोक से शुरुआत किया है। क्योंकि मैं क्लास के दौरान तो तमाम सारी बातें बताया करता था। आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल गणित के ज्ञान को हासिल करना या इतिहास के ज्ञान को हासिल करना, हिंदी के ज्ञान को हासिल करना, भौतिकी के ज्ञान को हासिल करने मात्र से ही शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है कि हर व्यक्ति एक बेहतर मानव बने। हर व्यक्ति के मानव बनने के लिए मानवीय चीज़ों से जुड़े होना बहुत आवश्यक होता है। वो केवल विषयगत ज्ञान हासिल करने से आप बेहतर मानव नहीं बन सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि आज के इस समय में जब धार्मिक उन्माद अपने चरम पर होता है, एक दूसरे के धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर उल्टे सीधे कटाक्ष करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसी समस्याओं को देखते हुए मैं हमेशा से ही शिक्षा लाइन में आने से पहले ही, ये अध्यापन व्यवसाय में आने से पहले भी मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है। और शिक्षक बनने से मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये पूरा होता है कि मैं समाज को कुछ बेहतर देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। कि आमतौर पे यहाँ पर भारत जैसे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आमतौर पे 4 धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। चारों धर्म ही संसार में हैं और चारों धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म में कोई भी चीज़ें कभी भी मानवता के खिलाफ़ नहीं बताई जाती हैं। वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने निजी स्वार्थों के चलते कई बार लोगों में धार्मिक उन्माद की भावना फैलाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो या फिर कोई अन्य धर्म ग्रंथ हो, उन धर्म ग्रंथों में एक स्थान पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते ही केवल बताए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरती पर गोविंदपुर नामक स्थान पर स्थित हैं हम यहाँ पे इस समय। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि सिविल लाइंस तक जाना है तो सिविल लाइंस तक जाने के बहुत सारे रास्ते, कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो हमारा एक ही है। उसी प्रकार से ये जो 4 धर्मों की बात मैं कर रहा हूँ, इन चारों धर्मों में से एक स्थान पर पहुँचने के 4 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। वो सभी रास्ते आपको अपनी सुविधानुसार चुनने होते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग एक भौतिक शरीर लेके प्राप्त होता है, अलग अलग जीवात्मा के अनुसार, अलग अलग सारी चीज़ों के अनुसार होता है। तो उनके लिए अलग, उनकी विभिन्नता को देखते हुए प्रकृति में 4 प्रकार के धर्म भी बनाए गए हैं। इन चारों धर्मों के पहुँचने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग नादान हैं, वो अज्ञानी हैं, वो अनजान हैं, जो कि तरह तरह की धार्मिक भावनाओं को फैलाते रहते हैं, धार्मिक उन्माद की भावनाओं को फैलाते रहते हैं, धार्मिक कट्टरता की भावनाओं को फैलाते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज इतनी ही बात करूंगा, शेष बातों को मैं जारी रखूंगा। हाँ, एक बात और करना चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कि ईद की सेवई भी हमेशा खाने का स्वाद लेते रहते हैं, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ही, अपने मित्रों के माध्यम से।
तो किसी प्रकार की धार्मिक कट्टरता यहाँ पे मान्य ही नहीं है। किसी को भी ऐसी चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ कि कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग जो कि ऐसी कट्टरता की भावना को लोगों के अंदर जन्म देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप उच्च शिक्षा के जरिए इन चीज़ों को आप बहिष्कार कर सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। और मैं फ़िलहाल हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, तो हिंदू धर्म में भी जो बातें बताई गई हैं उन बातों का सार वही है जो अन्य बातों का, जो अन्य धर्मों का सार है। तो मैं फ़िलहाल प्रयास ये करूँगा, पता नहीं भगवान की कैसी मर्जी हो आगे, लेकिन मेरा ये प्रयास है, मैं अब आज से श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक और उसका हिंदी अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ऐसा कंटिन्यू जारी रहेगा। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आज के क्लास 11th के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय का इंग्लिश में नाम होता है सेट्स। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा गया है जब भी चैप्टर का नाम लिखा जाता है तो हमेशा उसे प्लूरल में ही लिखा जाता है। आमतौर पे सबसे पहले की शुरुआत यही कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों के सामने कई बार जानकारी का अभाव रहता है और कई बार तो लोग जानबूझ के भी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो फिलहाल गलती नहीं होनी चाहिए। जब आपको चैप्टर का नाम हिंदी में लेना है तो समुच्चय आप लोग लेना है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में चैप्टर का नाम लेना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग सेट कहते हैं कि सेट पढ़ा दिया गया है, सेट पढ़ रहा हूँ, सेट का रिवीजन कर रहा हूँ। लेकिन सेट नहीं कहना है आपको, इंग्लिश में सेट्स कहना। जब चैप्टर की बात आती है तो चैप्टर को हमेशा बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है सेट्स, सेट नहीं लिखना है। यहाँ पे चैप्टर का नाम हमेशा मैंने कहा प्लूरल में लिखा जाएगा तो सेट से लिखा जाएगा, SETS, सेट्स। तो सेट की शुरुआत करने जा रहा हूँ आज मैं। पहला टॉपिक है ये, और कंटिन्यू आपके पास एक वीडियो के माध्यम से पर डे मैं आपकी मैथमेटिक्स को बेहतर से और बेहतरीन तरीके से देने का लगातार प्रयास करता रहूँगा। इसके पहले 12th के बहुत सारे टॉपिक को समाप्त किया जा चुका है इस चैनल पे। तब तो थोड़ी बहुत समस्याएं आई थीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थीं, लेकिन अब तो सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया गया है। तो 11th के स्टूडेंट्स को जो भी मैटर मिलने वाला है सब बहुत अच्छा मिलने वाला है। और एक और गुजारिश है और विद्यार्थियों को सुझाव है कि 12th के विद्यार्थी भी इन वीडियोस से लगातार जुड़े रहेंगे, जिससे कि वो 11th के अपने नॉलेज को लगातार स्थिर बनाए रख सकते हैं या फिर आगे बढ़ा भी सकते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसको समाप्त नहीं करना है, क्योंकि आप आगे 12th के बाद जो भी रास्ता चुनेंगे वहाँ पर इन चीज़ों का यानी कि 11th के संपूर्ण सिलेबस का बराबर योगदान होता है आपके कैरियर में। तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, अगर इन चीज़ों को आप नहीं बनाए रखेंगे अपने साथ में तो आपको कैरियर के मामले में पीछे हटना पड़ सकता है बजाय अन्य लोगों के। तो आपको यही सुझाव है कि आप इन वीडियोस के माध्यम से और क्लास 11th के संपूर्ण पैटर्न के साथ साथ अपनी शिक्षा 12th की जारी रखेंगे। तो सेट्स की शुरुआत की जाएगी। तो सेट्स की सबसे पहले डिफिनीशन की बात आती है, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है। तो बात करता हूँ पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की कि समुच्चय की शुरुआत हमको लग रहा है कि काफ़ी पहले की जा चुकी है। हाँ, वहाँ पर क्या था, समस्या क्या थी कि इसको कोई एक विशेष नाम नहीं दिया गया था। समुच्चय जो 19वीं शताब्दी में एक शब्द लिखा गया, इसके पहले भी समुच्चय को अन्य नामों से हम लोग परिभाषित करते थे, समुच्चय को अन्य नामों से जानते थे हम लोग। कभी झुंड, कभी समूह और कभी टोली, इन नामों से समुच्चय को जाना जाता था।
लेकिन जब समुच्चय का विकास हुआ तो समुच्चय की एक परिभाषा दी गई, उस परिभाषा को मैं आपके सामने लिखना चाहता हूँ। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है एक लाइन की। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। इंग्लिश में भी परिभाषा को आप याद रखें और बेहतर आएगा, मज़ा आएगा आपको। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। हमने कहा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, यानी कि थ्योरी से ही संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी होंगी। मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे कम ही मिलने वाले हैं, तो चीज़ों को ऐसे ही सीखना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक लंबा अनुभव है आपके साथ काम करने का, टीचिंग करने का, तो इन चीज़ों का आप बखूबी ध्यान रखेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको संपूर्णता मिलने वाली है। आपको उससे कम और ज़्यादा लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी फ़िलहाल आपके स्टैंडर्ड तक। तो मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे आप, एक एक बात मेरी छूटने ना पाए, प्रयास ये करना है आपको। हमने कहा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे बात आई सुपरिभाषित, यानी कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो सुपरिभाषित से तात्पर्य हमारा यह है कि जब अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार किसी चीज़ का वर्णन अलग अलग ना हो तो उसे हम सुपरिभाषित कहेंगे। अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, किसी भी कथन का वर्णन अलग अलग ना हो, यानी कि सभी व्यक्तियों का वर्णन एक समान जब हो जाता है तो यह सुपरिभाषित कहा जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर बताइए, तो चाहे राम से पूछूंगा, चाहे मोहन से पूछूंगा, चाहे समीम से पूछूंगा, चाहे जिससे पूछूंगा, लेकिन सब लोग बताएंगे ए ई आई ओ यू, यानी कि यही 5 ही ऐसे लेटर्स हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहे जाते हैं, वावेल कहे जाते हैं। ठीक, मैं अगर कह दूंगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, यही तो कहेंगे। मैं कहूँगा 1 से छोटी, सब लोग यही कहेंगे 1 2 3 4 5। मैं अगर कहूँगा कि सब लोग बताएं भाई कि 1 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, तो हर व्यक्ति यही बताएगा कि 1 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। लेकिन ये तो बातें हो गई सुपरिभाषित। जो जितने एग्जाम्पल्स, मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स में किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई विरोध नहीं होगा, सबके स्टेटमेंट एक समान आने वाले हैं। लेकिन मैं अगर अभी आपसे पूछूंगा कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सबके विचार हो सकता है अलग अलग हो जाएं। यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए भाई कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में टॉप 2 खिलाड़ी आप बताइए जो कि आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ी हैं, तो सबके विचार हो सकता है अलग अलग हो जाएं। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों को में से आप किसको लेंगे, तो सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें, सबसे अच्छा होना, सबसे ज़्यादा पसंद होना, सबसे ख़राब होना, ये चीज़ें जो हैं ये सुपरिभाषित की श्रेणी में नहीं आती हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अपने अपने विचार के अनुसार वो चीज़ें अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस वजह से वो चीज़ें सुपरिभाषित नहीं हो सकती हैं। आगे बात करेंगे जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स के। अभी तो आपने सेट की ये डेफिनेशन लिख रखी है
इसका एग्जाम्पल नंबर 1 मैं यही लिख रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इस प्रकार से। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्रियों का, यानी कि जब से देश 1947 से आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक के भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, ये भी वेल डिफाइंड है। जितने भी प्रधानमंत्री हैं सभी के नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप समुच्चय की परिभाषा को और इसके एग्जाम्पल्स को लिख चुके हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि समुच्चयों को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं। अभी तो हमने समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया नहीं आपको, तो सेट रिप्रेजेंटेशन के क्या तरीके हो सकते हैं आपके यहाँ, उनकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे विद्यार्थी एक हेडिंग लिखेंगे, मेथड ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशंस। उसमें से 2 मेथड आपके यहाँ हैं। 2 मेथड क्या, मुख्य 2 मेथड हैं ही, और भी मेथड हैं, लेकिन 2 मुख्य मेथड हैं, उन्हीं पे आपको संपूर्ण रूप से डिस्कशन करना होता है। तो सबसे पहला मेथड जो होता है यहाँ पर समुच्चय निर्माण विधि या फिर रोस्टर विधि को मैं पहला मेथड यहाँ पे मानूंगा, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। नंबर 1, रोस्टर विधि या तालिका विधि। रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड इसे बोलते हैं, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। इंग्लिश में भी विद्यार्थी लिखेंगे इसको। तो रोस्टर विधि में क्या होता है कि इस विधि में लिख लें विद्यार्थी कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझले कोष्ठक के भीतर कामा चिन्ह से पृथक करते हुए लिखते हैं। इस विधि में याद कर लें विद्यार्थी तुरंत, और लिखना तो है ही। इस विधि में दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक यानी कि कर्ली ब्रैकेट के भीतर कामा चिन्ह से पृथक करते हुए लिखते जाते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। अगर मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला, यही एग्जाम्पल मैं यूज करने वाला हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो समुच्चय को हमेशा एक कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से समुच्चयों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनके एलिमेंट्स को स्मॉल इंग्लिश के लेटर से या संख्याओं से या किन्हीं अन्य वस्तुओं से भी इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माना अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए है। अतः ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए कर्ली ब्रैकेट मैंने बनाया, उसके बाद आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। तो समुच्चय के रूप में लिखने का तरीका ये है कि आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट के भीतर 5 को लिखा गया है और सभी में कामा चिन्ह लगा दिया गया है, जैसे कि पृथक पृथक एलिमेंट को ये सब शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से रोस्टर विधि का आपने एक एग्जाम्पल देख लिया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय।
इसको माना b बराबर कुछ भी मान सकते हैं। मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल लेटर से आप इनके रिप्रेजेंटेशन देते हैं हमेशा। कैपिटल B बराबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो एक अनंत समुच्चय होता है और 1 से शुरू होता है। इसकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर विद्यार्थियों को हमेशा भ्रम बना रहता है। वो सोचते हैं 1 से लेकर 9 तक, कुछ लोग कहते हैं 0 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है। 1 से लेके अनंत तक, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमने डॉट डॉट करने का मतलब, जहाँ पर ये डॉट डॉट लगाया जाए इसका मतलब इनके एलिमेंट्स को यहाँ पर पूर्ण रूप से लिख पाना संभव नहीं होगा। ये अनंत समुच्चय कहे जाएंगे। वो अभी आगे समुच्चयों के कितने टाइप्स होते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा। ये फिलहाल आपने रोस्टर विधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है 2 एग्जाम्पल के माध्यम से। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ समुच्चय निर्माण, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका होता है। समुच्चय, ये रोस्टर विधि या तालिका विधि समुच्चय को लिखने का एक तरीका है। मैं दूसरा तरीका लिख रहा हूँ यहाँ पर गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि इंग्लिश में भी आपको लिखना बहुत आवश्यक है। प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड कहते हैं इसको। और सेट बिल्डर मेथड पूर्ण रूप से विद्यार्थी लिखेंगे यहाँ पर। हम समय को बचाने के लिए कई बार चीज़ों को कम लिखते हैं, लेकिन बताते हैं सब कुछ हैं। तो गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में ये होता है कि समुच्चय की एक कॉमन प्रॉपर्टी को, समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी को कर्ली ब्रैकेट के भीतर एक विशेष तरीके से लिखा जाता है। इस विशेष तरीके से लिखने की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पर गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि का नाम देते हैं। मैं एक सेट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। जैसे मैं यही एग्जाम्पल फिर से लेने वाला हूँ, तभी तो आप समझ पाएंगे कि लिखने के तरीके क्या क्या अलग हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ऐसे हिंदी में लिख दिया था, जो कि वास्तव में एक समुच्चय है। उसके बाद मैंने रोस्टर विधि से इसी समुच्चय को लिखा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को मैंने यहाँ पर रोस्टर विधि में लिखा। अब मैं लिखने जा रहा हूँ गुण विधि यानी कि प्रॉपर्टी मेथड से इसी समुच्चय को लिखने जा रहा हूँ। माना a बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ये लिखा जाएगा। x सच दैट x यहाँ पर एक जनरल एलिमेंट का नाम दिया जाता है। ये हमेशा x या y कुछ भी आप या t मैथमेटिक्स में कोई रिप्रेजेंटेशन आवश्यक, ये हमको बाध्य नहीं करता है कि हमको x ही लेना है या y ही लेना है, लेकिन मोस्टली यूज किया जाता है। तो आप भी यूज कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ को जानते रहेंगे आप कि ये कोई आवश्यक नहीं है। आप y लिख सकते हैं, आप t लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x सच दैट x यानी कि x एक एलिमेंट, सच दैट का मतलब इस प्रकार से है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय है। बस हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी मेथड कहा जाएगा। अगर मैं इसके दूसरे एग्जाम्पल को जो मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, इसको भी मैं कैसे लिखने चाह रहा हूँ आप ध्यान दें ज़रा। माना इसको भी b ही मान ले रहा हूँ मैं, b इक्वल्स टू x सच दैट x।
प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है या प्राकृतिक संख्याएं हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सब सही है। अलग अलग किताबों में अलग अलग एग्जाम्पल्स में अलग अलग थोड़ी बहुत बातें की गई हैं, लेकिन उनका सब का मतलब एक ही होगा। हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इस प्रकार से हो गया ये। अब उसके बाद मैं बात करूंगा सेट के कुछ विशेष चीज़ों की कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आपके पास हो गए हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि कोई विशेष एलिमेंट, ये सब सेट के अवयव कहे जाते हैं, एलिमेंट्स कहे जाते हैं। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा कि कोई एलिमेंट इस सेट ए में है कि नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जगह हमारे पास पर्याप्त है। विद्यार्थियों को इसका एक बेहतर नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, 2-3 वीडियो के बाद आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन नोट्स बहुत बेहतर आपको मिलेगा। तब तक विद्यार्थी स्वयं से एक नोटबुक तैयार करें, जिससे कि वो और ज़्यादा बेहतर सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जब आप स्वयं से कोई चीज़ लिखेंगे, इनसे ढूंढ के लिखेंगे, मेरे बोलने के अनुसार लिखेंगे, तो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ इस प्रकार से, जैसे ये समुच्चय ए है। यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि समुच्चय ए में एक एलिमेंट ई है, तो ऐसे लिखा जाएगा ई बिलोंग्स ए। ई बिलोंग्स ए, इसको पढ़ने का तरीका यही है जो मैं कह रहा हूँ। ई बिलोंग्स ए यानी कि ई एक एलिमेंट है जो कि मौजूद है कहाँ पर? समुच्चय ए में मौजूद है। ये समुच्चय ए में उपस्थित है ये। अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ, आपसे पूछूं कि बताइए क्या डी समुच्चय ए में है, तो आप क्या कहेंगे? कि डी समुच्चय ए में नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे डी डज नॉट बिलोंग्स ए। इसको पढ़ने का तरीका क्या है और लिखने का तरीका क्या है, आप समझें यहाँ से। डी डज नॉट बिलोंग्स ए या डी नॉट बिलोंग्स ए, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही तरीका क्या है? डी डज नॉट बिलोंग्स ए। इस प्रकार से होता है। हमेशा ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है या फिर ये चिन्ह है, इस चिन्ह के पहले यानी कि बाईं ओर हमेशा एक एलिमेंट आता है, एक अवयव आता है, एक तत्व आता है, और इसके दाहिनी ओर हमेशा एक समुच्चय आता है। तो इस चिन्ह को हमेशा ये या फिर ये, इन चिन्हों को आप ध्यान में रखेंगे। कई बार विद्यार्थी गलतियां कर बैठते हैं, जैसे सही और गलत के चुनाव के कुछ सवाल आते हैं आपकी बुक में, वहाँ पे लिखा जाता है जैसे वास्तव में मान लिया जाए यही समुच्चय है, कह दिया gया बताइए भाई इस समुच्चय के अनुसार, इस समुच्चय के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ ई, ऐसे लिखा गया है, बताइए ये सत्य है कि असत्य है। तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलत है, क्योंकि ये कोई निशान मैथमेटिक्स में नहीं है। ऐसा कोई चिन्ह मैथमेटिक्स में नहीं होता है। मैथमेटिक्स में ये चिन्ह होते हैं जो आपको पहले से बताए जा चुके हैं। या फिर कई बार ऐसे लिखा जाता है ए। इसी चीज़ को लिखने का मैं ये तरीका दिखा रहा हूँ आपको। तो ये भी तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये भी गलत है, क्योंकि इस चिन्ह के पहले हमेशा एक अवयव आता है और इस चिन्ह के बाद यानी कि दाहिनी ओर हमेशा एक समुच्चय आता है, इसके पहले एक अवयव आता है। कोई समस्या नहीं है इन चीज़ों को समझने में, सीखने में। तो ये नोट पॉइंट होंगे हमारे, इनको ध्यान में रखिएगा आप हमेशा के लिए। आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट करें। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें बतानी और आवश्यक हैं। जैसे अगर मैं एक सेट ए यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे 1 2 3, सेट बी लिख रहा हूँ 1 2 2 2 3 3,
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में यहाँ पर 6 एलिमेंट हैं। लेकिन वास्तव में ये जो 6 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये 3 ही एलिमेंट्स हैं, ये 6 नहीं है। चूँकि समुच्चय के अंदर यानी कि कर्ली ब्रैकेट के भीतर जो समुच्चय को लिखने का तरीका होता है उसमें एलिमेंट्स के रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं होता है। एलिमेंट्स को, एक ही एलिमेंट को आप चाहे जितनी बार रिपीट कीजिए लेकिन उसकी काउंटिंग केवल एक बार होगी। यानी कि इसमें जो 2 2 2 3 बार लिखा गया है वो वास्तव में एक बार ही माना जाएगा। इसमें वस्तुओं के या फिर अवयवों के पुनरावृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको कि समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति से कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से अगर मैं तीसरा सेट यहाँ पे ले रहा हूँ, ऐसे मैं कह देता हूँ 3 1 2, तो जो समुच्चय ए है वही समुच्चय बी है और सी भी वही समुच्चय है। क्योंकि समुच्चय में आप जानते हैं इस चीज़ को, ना जानते हो तो जान लें कि जैसे ये 1 2 3 है, यहाँ पे 3 1 2 है, तो समुच्चय में अवयवों के क्रम पर कोई विशेष क्रम के परिवर्तन से कोई भी असर नहीं होता है। समुच्चयों में क्रम का कोई मतलब नहीं होता है। बस सारे एलिमेंट्स जो भी उसके अंदर लिखे गए हैं उनका क्रम चाहे जो भी हो, लेकिन वो क्रम आपकी इच्छा अनुसार होता है, चाहे जो उनका लिख लिया जाए। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब जो सेट ए है वही सेट बी है और सी भी वही सेट है। यानी कि कहने का मतलब ना तो इनके अवयवों के पुनरावृत्ति से कोई असर होता है और न ही इनके क्रमों से कोई असर पड़ता है समुच्चय पर। समुच्चय पर असर केवल एक चीज़ का होता है कि जो एलिमेंट्स हैं अगर उनमें से कोई कम या ज़्यादा कर दिया जाए तब उस पर असर पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे डी एक सेट ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 केवल ऐसे लिख लिया गया तो यहाँ पर डी अलग हो गया। ये तो तीनों एक ही हैं, इनको चाहे आप ए कहें चाहे बी कहें या सी कहें, लेकिन डी अलग हो गया इससे, क्योंकि इसमें 3 जो है वो एलिमेंट गायब कर दिया गया है इस वजह से। तो ये एक नोट पॉइंट हो गया। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को समझना है और नोट पॉइंट बनाना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स। एक आपकी बुक में यानी कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से मैं संपूर्ण सिलेबस आपको 1 बाई 1 चैप्टर बाय चैप्टर समाप्त करने वाला हूँ। इस बुक से फ़ायदा ये है कि इस बुक में NCERT के सारे क्वेश्चंस प्लस हर एक्सरसाइज में एडिशनल क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों के बेहतर नॉलेज के लिए यहाँ पर डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक का अध्ययन मैं करा रहा हूँ 1 बाई 1। इसके अलावा विद्यार्थियों को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी अन्य बुक से अध्ययन कर सकें इस बुक के साथ साथ तो उसका अध्ययन भी आप करते रहें। उसमें यदि किसी प्रश्न की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है उस पर व्हाट्सएप भेज दिया करें सीधे सीधे। मैं उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कुछ भी आपको कर सकता हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड का कोई भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो संपूर्ण आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए इन बातों से आगे बढ़ूँगा तो बात आएगी टाइप्स ऑफ सेट्स की, यानी कि समुच्चयों के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला समुच्चय यहाँ पे आएगा रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट। और एम्प्टी सेट भी इसे कहते हैं और इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। यानी कि इंग्लिश के 3 नामों से यहाँ पर आप इसको जान सकते हैं। नल सेट,
या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। हिंदी में केवल एक नाम है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय होता है, आपको इसे समझना बहुत आसान है, बहुत आवश्यक भी है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिस समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो। रिक्त का मतलब खाली, कोई समस्या नहीं है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे एक लाइन के विद्यार्थी। यदि किसी दिए गए समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है तो इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। याद कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। बात आती है इसके एग्जाम्पल की और इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर लिखूँगा रिक्त समुच्चय को सदैव फाई बोलते हैं, इसे फाई, या फिर करली ब्रैकेट को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए तो इसे भी रिक्त समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन माना गया है। रिक्त समुच्चय के रिप्रेजेंटेशन के केवल और केवल दो तरीके आपको बताए गए हैं। एक तरीका ये है या फिर दूसरा तरीका ये है। इन दोनों में से दोनों चीज़ें एक ही समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को निरूपित करती हैं। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी ये भी तो रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय मान लेते हैं, बताते हैं, तो ये गलत तरीका है। ये रिक्त समुच्चय का तरीका नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता। रिक्त समुच्चय के केवल और केवल दो तरीके होते हैं लिखने के। इसके बाद बात आती है इसके एग्जाम्पल की। तो रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल समझना बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होने वाली है, सब कुछ बहुत आसान चल रहा है। जैसे अगर आप भी सोच सकते हैं कोई ऐसी समस्या नहीं है, मैं दो चार एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं पूछूं कि एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं तो वही रिक्त समुच्चय हो गया। तो यानी कि इसका पहला एग्जाम्पल यही लिखने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये रोमन अंक यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने इंग्लिश के अंक लिख दिया है। नंबर 1 एग्जाम्पल, एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, अब सही है। एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये पहला एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे पूछूं एक एग्जाम्पल और बताइए तो आप क्या कहेंगे? आप ये कह दीजिए कि ए से पहले के अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स यानी कि अक्षरों का समुच्चय। ए से पहले के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, क्योंकि सबसे पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा आता है? सबसे पहला लेटर का मतलब अक्षर, सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? ए आता है। अगर मैं पूछूं ए से पहले का कोई लेटर बताइए तो आप कहेंगे कोई भी लेटर ए से पहले नहीं आता है। तो ये भी क्या हो गया? एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की आज़ादी से पहले के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बताइए, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बताइए, तो आप कहेंगे ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले प्रधानमंत्री का पद नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, मैं कहूं कि भाई 2 और 3 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। 2 और 3 आप जानते हैं, 2 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या 3 आती है, 3 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या 4 आती है। अगर मैं कहूँ 2 और 3 के बीच की प्राकृतिक संख्याएँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हो गया भाई रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय के बारे में एक थ्योरम यहाँ पे आती है कि रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय होता है।
रिक्त समुच्चय मैं इसको समझा देता हूँ, लेकिन इसका नोट्स आपको कॉपी पे दे दिया जाएगा, नोट में दे दिया जाएगा। मैं अगर कहूँ आपसे कि रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय होता है तो इसको समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मैं एक रिक्त समुच्चय φ1 मान लूँ, एक रिक्त समुच्चय φ2 मान लूँ, मैं ये कहूँ कि एक रिक्त समुच्चय φ1 है, दूसरा रिक्त समुच्चय φ2 है, मतलब ये नहीं है। मतलब है कि φ1 मानिए रिक्त समुच्चय या φ2 मानिए, उसमें कोई 2-4 नहीं हो सकते हैं, 2-4 रिक्त समुच्चय हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके जो समझने का तरीका है वो आपको वहाँ पे 2-3 लाइन के डेरिवेशन होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय होता है। इस थ्योरम को आप याद रखेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस पहले वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा देने का आप थोड़ा सा उबन महसूस करते हैं। बात करूँगा इसके आगे की अगले वीडियो में।